हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही इसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, एक बार इस वीडियो को आपको कंप्लीट देख लेना है, जिससे आपका जो यूनिट 1 है ना वो लगभग में अभी के अभी आपका कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो गाइस, क्या क्या क्वेश्चंस पिछली बार आ चुके हैं और क्या क्या इस बार आने का ज़्यादा चांसेस है, वो सभी के सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन ले रखे हैं, दोनों ही पोर्शन से ले रखे हैं। एक तो यूवी वाला पोर्शन हो गया और एक हो गया फ्लोरीमेट्री वाला। अब बात कर लेते हैं पिछली बार कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो गाइस, पहले अब तक के क्वेश्चंस पेपर्स में देखा जाए तो क्रोमोफोर आउसोक्रोम आपको देखने को मिल जाएगा, क्वेंचिंग देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा फ्लोरेसेंस भी देखने को मिल जाएगा। जो मैंने ऐड किया फ्लोरीमेट्री, स्पेक्ट्रल शिफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये थोड़ा ऐड किया बिकॉज इनका भी चांसेस बनता है कि आ सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये क्वेश्चन के साथ कंबाइन होकर 2 मार्क्स के अलावा आपको 5 मार्क्स या 7 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है, बट रेयरली। तो गाइस, एक बार थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको अच्छे से कर लेना है, थोड़ा लॉन्ग में ही, इतना नहीं कि 2 मार्क्स में ही करो। और गाइस, ये सारे के सारे आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेंगे और इनमें से 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे 4 मार्क्स का ये हो गया और इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनमें से एक 10 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा और एक 7 मार्क्स का। तो गाइस, ये 10 मार्क्स इस वजह से बिकॉज ये जो यूनिट 1 है, एक तो ये इंपॉर्टेंट और यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो बहुत लेंदी है, जिसकी वजह से यहाँ पे 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब गाइस, कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला क्वेश्चन है, एक तो लैम्बर्ट्स बियर लॉ के बारे में, इसका डेरिवेशन और डेविएशन। अगर ये दोनों चीज़ आता है तो आपको 10 मार्क्स में, अगर सिर्फ डेरिवेशन आएगा तो सिर्फ 7 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आप देख रहे हो, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत कुछ है। तो इसका जो एक इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर के जो डिटेक्टर्स मोनोक्रोमेटर्स है ना, वो अकेले ही सिर्फ 7 मार्क्स में आ सकते हैं। और गाइस, अगर ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन इसका पूछ ले और एप्लीकेशन पूछ ले तो ये आपका 10 मार्क्स से बन जाएगा क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सप्लेन प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन फ्लोरीमेट्री का, जो कि अगर पूरा बनेगा तो 10 मार्क्स में। और एक जो रियर क्वेश्चन बनता है, अगर आप इसको कर लोगे तो कंप्लीट समझो कि आपका यूनिट 1 लगभग में कंप्लीट हो जाएगा। तो वो है फ्लोरेसेंस का, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग और एप्लीकेशन। तो गाइस, अगर देखा जाए तो सिर्फ आपको ये 5 क्वेश्चन का नहीं, इन 5 क्वेश्चन से आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। और देखा जाए तो आपको एक 10 मार्क्स वाला, एक 7 मार्क्स वाला और 2 मार्क्स वाला, अगर हम एक क्वेश्चन भी अगर जोड़े तो लगभग में आपके 19 बन रहे हैं, यानी 19 से 21 मार्क्स सिर्फ आपका यूनिट 1 करके और इतने पोर्शन करने से ही आ जाएगा। अब इनमें से भी ऐसा नहीं कि ये पूरा पूरा ही आप करोगे, तो उनमें से क्या क्या मिस करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट में आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, वो फोटो ट्यूब, फोटो मल्टीप्लाई और फोटोवोल्टेनिक कर सकते हो, ये छोड़ सकते हो। इस टाइप से गाइस अगर आप करोगे तो आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एकदम सब कुछ ही पढ़ लेना है, जो इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से पढ़ के आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, फिर हम चलेंगे एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन जो कि होता है स्पेक्ट्रा और मैटर के बीच का। स्पेक्ट्रा क्या होता है? जो रेडिएशन होता है, यानी ईएमआर जो लाइट से निकलती है, और मैटर यानी कोई भी सब्सटेंस या सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। लाइट के बारे में, लाइट जो कि एक रेडियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, सनलाइट, रेडियो वेव्स, एक्सरेज। और इसके बारे में बात करें तो ये ईएमआर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम इसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो लाइट होता है ये दो नेचर अपना शो करता है, एक तो हो गया पार्टिकल जैसा, एक हो गया वेव जैसा। लाइक कोई बैरियर रख दो ना तो उसके पीछे लाइट जाएगी ही नहीं, और समटाइम जब ये वेव जैसा करेगा तो उस बैरियर के पीछे भी चले जाएगा। लाइव एग्जांपल है कि अगर आप मोमबत्ती को जलाते हो, उसके पीछे हाथ ऐसे रख लेते हो एक साइड, तो अगर थोड़ी पीछे और किसी साइड में देखोगे ना तो जो है वो और भी लाइट आपको देखने को मिल जाएगी वेव फॉर्म में। अब हम बात कर लेते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? तो वह गाइस, दो क्रेस्ट और टफ के बीच का डिस्टेंस को हम लोग लैम्डा कहते हैं, यानी वेवलेंथ कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसका यूनिट जो होता है आर्मस्ट्रॉन्ग म्यू में होता है।
वेव नंबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने वेव पास हो रहे हैं उसको वेव नंबर कहते हैं, म्यू बार से डिनोट होता है। ये सब बेसिक चीज़ें है गाइस, ये सब आप सब देख लीजिए। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लैम्डा मैक्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके बारे में आप समझिए। हमारे पास कोई एक सैंपल है, जब हमने लाइट को पास किया, जब लाइट को पास करते हैं तो इस सैंपल ने जो लाइट है, लाइट तो बहुत तरह का है ना, उसमें से कौन सी स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट को उसने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व किया है, तो ये वाली वेवलेंथ वाली लाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व किया, तो ये इसका लैम्डा मैक्स हो गया। तो बस आपको इतना ही समझना, लैम्डा मैक्स यानी सबसे ज़्यादा वो लाइट, जैसे कि हमने ब्लू लाइट हो गया, रेड लाइट हो गया, ग्रीन लाइट हो गया, ये सब हमने पास कर दिया। हमारे पास एक सैंपल है, तो सैंपल ने जो ब्लू लाइट है उसको सबसे ज़्यादा उसने एब्जॉर्व किया है। इस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये हो गया लैम्डा मैक्स। अब बात कर लेते हैं मेन जो टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चंस में। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एकदम अच्छे से समझना है अभी के अभी। और ये टॉपिक देख के आपका अभी का भी अच्छे से समझ भी आ जाएगा। सबसे पहले हमने एक लाइट लिया, उस लाइट को पास करते हैं। लाइट को एक सैंपल से पास करने से कुछ लाइट आपको पता है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पीछे आ जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। तो गाइस वो लाइट कितना एब्जॉर्ब हुआ है इसको हम कैसे पता करेंगे। तो गाइस जो लाइट है कितनी एब्जॉर्ब हुई है, अगर हम इसको पता करना है तो हमारी जो लाइट है हमने कितनी पास करी है और कितना ट्रांसमिट हुआ है उसको पता करने से हमें पता चल जाएगा कितना एब्जॉर्ब हुआ है। रिफ्लेक्ट वाली लाइट तो नेगलेक्ट ही कर दो, क्योंकि उसका तो हमें कोई काम ही नहीं है, उससे थोड़ी पता चलेगा। तो गाइस कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ है कि हमने जो लाइट पास करा है तो क्या हुआ, आई टी प्लस आई आर प्लस आई है। रिफ्लेक्शन को हटाओ ना, जो उसको नेग्लेजिबल करो, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट हो गया, उसका कोई काम रोल ही नहीं है, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो हमने कितना कॉन्सेंट्रेशन पास किया इक्वल टू एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन प्लस में होगा। तो जब हम एब्जॉर्प्शन निकालेंगे तो कितना कंसेंट्रेशन में पास किया माइनस आई टी, यानी जो एब्जॉर्प्शन है लाइट का वो डिपेंड करता है कितने कंसेंट्रेशन की लाइट हमने पास की है। तो गाइस यहाँ से अब आपको लिखना स्टार्ट करना है लैम्बर्ट्स लॉ हेडिंग डाल के, और ये आपको लिखना है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले ये बताओगे कि जब हम इसके अंदर, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब कि एक सिंगल वेवलेंथ जो वो सैंपल एब्जॉर्ब करता है वो लाइट हम पास कर रहे हैं। जब हम ये लाइट को पास कर रहे हैं ना, तो ये जो एब्जॉर्बिंग मीडियम देख रहे हो, इसमें मतलब कि इसकी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी अगर जो यहाँ पे थिकनेस जो है वो बढ़ने से। जितना ये थिकनेस मोटा होगा उतना ही जो ये लाइट जो हम पास करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी घटेगी। इंटेंसिटी किसे कहते हैं वो भी थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक सैंपल था, उस सैंपल ने ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये इंटेंसिटी है ऊंचाई, यानी ये ऊपर की साइड आप देख रहे हो ना ग्राफ, ये जितना ऊपर जाएगा यानी इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी। और जो आगे के साइड में जा रहा है ये सब क्या है, ये सब लैम्डा है यानी वेवलेंथ है। तो गाइस ये अब आपको समझ आ गया होगा कि ये इन्होंने क्या बोला कि जब एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट हम पास करेंगे वो एब्जॉर्बिंग मीडियम में एंटर होगी तो उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो कम होने लगेगी अगर जो थिकनेस है एब्जॉर्बिंग मीडियम का उसका बढ़ने से, और एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, एक कांस्टेंट हमने यहाँ पे सैंपल लिया हुआ है। तो गाइस तो इनका कहने से जो हमारे पास इक्वेशन आती है कुछ इस तरह से आता है कि माइनस डी आई जो कि इंटेंसिटी है, आई मतलब इंटेंसिटी, और नीचे हमने डी टी लिया है ताकि वो थिकनेस है, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो हम आई पास कर रहे थे ये वाला आई। अब हम गाइस ये समझना है आपको कि मैंने ये आई को नीचे ले लिया और डी टी को ऊपर ले लिया, तो जो हमारा डी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी जितना आई है तो इस आई की जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं डी टी ले रहे हैं और आई को इसके नीचे कर रहे हैं। तो गाइस जो ये डी टी है, थिकनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी जो है वो घटेगी। इस वजह से यहाँ पे माइनस तो लगा है ना, इस माइनस का मतलब यही है कि इंटेंसिटी घट रही है। तो आई होप आपको ये वाला और ये वाला इक्वेशन समझ आ गया होगा। सिंपल सा आपको बस ये चेंज कर देना है। अब यहाँ पे जो डी आई बाई आई है ना इज इक्वल टू के डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, के लगाया सिंपल सा हमने, और यहाँ पे डी टी तो ऑलरेडी था ही था। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंटीग्रेशन करेंगे दोनों ही साइड का। तो गाइस यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो डी आई बाई आई है, इसका जब हम लोग देखेंगे ना तो इसका आएगा लॉग आई।
अब log i को हम लोग ln i भी लिख सकते हैं, माइनस तो वैसे ही होगा सेम टू सेम, बिकॉज हमने पहले पढ़ रखा था जब हम लोग log t पढ़ते थे उस टाइम पे कि log t बाई टी अगर ऐसा हो तो हम लोग इसको log t लिखते थे। तो वही मैंने यहाँ पे रफली लिख रखा है ताकि आप जब नोट्स ओपन करो ये वाले तो आपको समझ आ जाए। तो गाइस ये आपको समझ आ गया, और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन हटाएंगे dt का इंटीग्रेशन यहाँ पे b आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ के टी, यानी यहाँ पे जो आप देखोगे तो यहाँ पे हम कांस्टेंट आ गया b। अब ये जो कांस्टेंट b आया है ना, इस b का वैल्यू हमें निकालना है, तो उसके लिए जो हमने थिकनेस की बात कर रहे थे इतने टाइम से, उस थिकनेस को अभी हम जीरो रखते हैं। जीरो रखने से क्या होगा, जो हमारा i जो है वो जो है i की जगह पे आई नोट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने एज्यूम किया है ना थिकनेस जीरो, तो i जो हम पास कर रहे थे अब वो आई नोट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे ln i की जगह पे अभी हमने क्या देखा था आई नोट पुट करने के लिए, तो आई नोट पुट कर लिया। यहाँ पे अब के टी जो हो देख रहे हो यहाँ पे t की जगह पे यहाँ पे जीरो पुट करेंगे और 20 एज इट इज वैसे ही रखेंगे क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू जब देखेंगे वो आ जाएगी यहाँ पे माइनस ln i नॉट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो इक्वेशन आया है यहाँ पे b की ln i नॉट, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जैसा कि ये रहा हमारे पास इक्वेशन 1, इस b की जगह पे पुट करा। पुट करने से क्या हुआ, ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। उसके बाद ये वाला जो माइनस वाला है ln i नॉट, इसको जब इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में है और ये वाला एज इट इज़ ऐसे ही और के टी है। तो फाइनली हमारा के टी भी निकल के आ गया ln i बाई आई नोट बाई आई। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ln i नोट माइनस ln i को हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहले ln 2 या ln 3 को हम लोग 2/3 कर देते थे, सेम वैसे ही। अब बात करते हैं बीयर्स लॉ ने क्या बोला। बीयर्स लॉ ने ये बोला जब हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं एक सैंपल से, तो जो ये हमारा सैंपल है तो क्या होगा, तो जो उसकी इंटेंसिटी है लाइट की वो घटेगी जो कंसंट्रेशन है अंदर के एब्जॉर्बिंग मीडियम का इसके बढ़ने से, यानी ये जितना बढ़ेगा उतना ही इंटेंसिटी जो है वो घटेगी एक कांस्टेंट पाथ लेंथ पे, यानी ये वाला जो डिस्टेंस देख रहे हो ना इतना बड़ा है ये साइज उसका। तो इसका जो आएगा वो आएगा माइनस डी आई, यानी इंटेंसिटी जो है वो घट रही है, अपॉन में घट रही है किस वजह से, तो वो जो कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं उसका, और ये जो लाइट पास हो रही है आई। तो सेम वैसे ही हम लोग इधर से इधर चेंज करेंगे और आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे के आ जाएगा, और इंटीग्रेशन दोनों साइड में करेंगे पिछली बार जैसे ही सब कुछ करना है। डी आई बाई आई इंटीग्रेशन हटाएंगे और यहाँ पे ln i देखने को मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन के सी, और यहाँ पे b अगेन वही आएगा। पिछली बार यहाँ पे c की जगह t लिया था इस वजह से के टी था, और इस बार के सी रहेगा। तो जो ये b है इसका वैल्यू निकालने के लिए हमने कंसंट्रेशन को जीरो कर दिया। अब जीरो कर दिया तो i इक्वल टू आई नॉट भी हो जाएगा फिर, बिकॉज कोई इंटेंसिटी वहाँ पे शो ही नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे जो आपका b है वो निकल आएगा, b इक्वल टू माइनस ln i नॉट आएगा, बिकॉज हमने जो 80 की जगह वैल्यू है वो जीरो पुट करी तो ये हट ही गया, हट गया तो क्या बचा, बस यही बचा। तो ये जो वैल्यू है उसको अब क्या करना है, फिर से हमें इक्वेशन 1 में पुट कर देना है जो v की वैल्यू आई है, और आपको जो है वो के सी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। b की जगह वैल्यू पुट करिए जो माइनस में है, दोबारा इधर आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस में है और ये इधर आ गया, और उसके बाद यहाँ पे आप अगेन देखोगे तो पिछली बार जैसा आया था ln i नॉट बाई आई इक्वल टू के सी, दोबारा आ चुका है। दोबारा हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन जो अभी वाला है ये वाला के सी वाला, के सी इक्वल टू ये आ गया, और पिछली बार के टी इक्वल टू ln i, इन दोनों को कंबाइन करने से आपका जो बनता है वो बनता है के सी टी ln i नॉट बाई आई। अब यहाँ पे जो के सी टी है ना इसको हमने एज ए कंसिडर कर लिया, और तो यहाँ पे आ जाएगा ln i नॉट बाई आई। तो गाइस मतलब कि जो आप ये देख रहे हो ln i नॉट बाई आई, और यहाँ पे जो आप देख रहे थे के सी टी, उसकी जगह पे हमने यहाँ पे मान लिया इसको a की वैल्यू है ये वाली, जो ये वैल्यू देख रहे हो इसको हमने मान लिया a की वैल्यू है ये वाली, तो a इक्वल टू के सी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो तो a इक्वल टू ई सी टी भी हम इसको लिख सकते हैं, जिसमें जो आप देखोगे तो E क्या है तो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है, और C क्या है तो कंसंट्रेशन है जो सॉल्यूशन का, थिकनेस जो T क्यूवेट का,
वो 1 सेंटीमीटर होता है जिसमें हम सैंपल रखते हैं अंदर की साइड में वो चीज़। तो गाइस सिंपल सा आपको बस यहाँ तक लिखना था A=ACT और आपका ये कंप्लीट। नीचे की साइड में ये थोड़ा एक्स्ट्रा है कि जो हम लोग लाइट को पास करते थे जो सैंपल से, उस सैंपल का जब हम यूवी के अंदर देखते थे उसको कितने कंसेंट्रेशन है उसका, और कितने कंसेंट्रेशन में जब हमने लाइट पास करी है तो उसका यूवी की वैल्यू कितनी आई है, उसके बारे में यहाँ पे बात हुआ है। और इसी से हम लोग जब दोनों वैल्यू आती है तो हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं और इसका वैल्यू नियर बाई R² = 0.999 के करीब आता है। वही सब चीज़ें हैं, सिंपल से बात है, और ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जनरली, आपको ये उतना फोकस नहीं रखना है। अब आते हैं इसके डेविएशन। डेविएशन क्या है? डेविएशन जनरली बियर्स लॉ में है, इन्होंने बोला है। और यहाँ पे जो आप देखोगे ना जो ये डेविएशन है ये जनरली 2 टाइप्स की आती है। अभी मैंने आपको बोला ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट कब करते हैं? जब हमें कंसंट्रेशन से हम लेकर के हमने किया उसके यूवी के अंडर में और उसके वैल्यू निकाला और वो पुट किया हमने। उसके बाद हमने जब पुट किया ना तो समटाइम्स क्या होता है कि जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए हमेशा तभी वो ठीक है, नहीं आया तो समझो कि डेविएशन हुआ है। तो वो बियर्स लॉ में देखने को मिला है। क्या होता है, कुछ टाइम पे ग्राफ ऊपर के साइड, कुछ टाइम पे ग्राफ नीचे के साइड हो जाता है। ऊपर के साइड होता है मतलब पॉजिटिव डेविएशन हुआ है, नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव डेविएशन हुआ। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्या, ये थोड़ा अब आपको समझना होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या हुआ, तो ये समझो। तो गाइस पॉजिटिव डेविएशन ये होता है जब हम ज़्यादा लाइट यानी मोर लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है एक थ्योरेटिकल वैल्यू से, जो हमारा हमने अभी निकाला था ना A=ECT, इसके अकॉर्डिंग हमने हमारे पास एक थ्योरेटिकल वैल्यू इतनी आई थी। बट उसके अकॉर्डिंग जब हमने रियल में किया तो देखा कि यहाँ पे यार ये लाइट तो बहुत ज़्यादा मोर लाइट जो हो रही है वो एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब समझाने का ये है कि जब ये सैंपल है हमारा, हम लाइट पास करें, यहाँ पे 3 लाइट आप देख रहे हो, 3 लाइट पास हो रही है, बट निकली सिर्फ एक ही लाइट पास, यानी 2 लाइट कहाँ गई, 2 लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली। अब 2 लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली, बट हमने थ्योरेटिकली वैल्यू निकाला था कि वो एक लाइट एब्जॉर्ब करेगा, यानी 2 बाहर निकलनी चाहिए, बट 2 ना निकल के सिर्फ एक ही निकली है और 2 अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो उसकी वजह से ये ऊपर चला गया। बस यही था। नेगेटिव वाले में क्या है, नेगेटिव वाले में इसका अपोजिट हो गया। नेगेटिव डेविएशन में जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो कम हो रही है, जो हमने कैलकुलेट किया था, यानी जो हमने 4, जैसे कि यहाँ पे लाइट जा रही है तो हमने सोचा कि इनमें से 3 अंदर की साइड होनी चाहिए, एक बाहर निकलनी चाहिए थी, मतलब एक ट्रांसमिट होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे क्या हुआ, 3 बाहर आ गई, एब्जॉर्प्शन ही कम हो गया, इसकी वजह से ये नीचे डिक्रीज हो गया। तो गाइस आई होप आपको ये भी कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। समटाइम्स क्या हुआ कि अगर ये लॉन्ग में आ गया तब आप ये कैसे करोगे, तो वो समझा देता हूँ आपको मैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जब हम EMR जो लाइट होती है रेडिएशन जब हम पास करते हैं एक सैंपल से तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करता है। ये सिर्फ और सिर्फ यूवी में उसको हम लोग देखते हैं। और अगर वहाँ पे वाइब्रेशन या रोटेशन होता है वो चेक करते हैं हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि यूनिट 2 में पढ़ेंगे हम लोग। तो गाइस बॉन्ड के बारे में आपको मालूम है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और N5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर देखें सिग्मा बॉन्ड जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, और पाई बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड हम बोलते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इसमें ओवरलैप फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल ट्रांजिशन होता है वो 4 होता है। सबसे जो मतलब कि स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन, मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें जो सिग्मा से सिग्मा स्टार में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। बिकॉज आपको अभी मैंने थोड़े इस अभी बताया था मैंने आपको कि जो सिग्मा बॉन्ड जब फॉर्म होता है इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इनको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से सिग्मा से सिग्मा में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो N2 सिग्मा, देन पाई टू पाई, और लास्ट में है N2 पाई। तो वही आपको यहाँ पे आप देखोगे तो एनर्जी लेवल के हिसाब से यहाँ पे करा गया है। तो सेम टू सेम आपको सिंपल से यही लिखना है, सबसे पहले सिग्मा पाई, N पाई स्टार और सिग्मा स्टार, जिसमें आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग ये, देन ये, देन ये, देन ये।
अब क्या है कि अब एक एक को देखते हैं कि ये शो कौन कौन से कंपाउंड करते हैं। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो शो करते हैं वो सबसे पहले तो सिंगल बॉन्डेड होंगे, डबल बॉन्डेड होंगे नहीं, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड शो करते हैं। सैचुरेटेड में अगर बात करें तो एल्काइल आता है, जैसे मीथेन इथेन, ये सब तो सिंगल बॉन्डेड होता है ना। इनको हाई एनर्जी चाहिए होती है शो करने के लिए, और इनका वेवलेंथ 120 से 180 के बीच में होता है। अब हमने पढ़ रखा है जो यूवी विजुअल होता है इसमें 200 से 800 के बीच में होना चाहिए, बट ये तो 200 से भी कम है, तो ये यूवी विजुअल इनएक्टिव है। सिर्फ यही सब चीज़ें आपको बतानी है, कुछ इसके अलावा इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉन्ग में आ गया तो, शॉर्ट में आया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एन टू सिग्मा स्टार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक सैचुरेटेड और एन पाई इलेक्ट्रॉन हमने देखा ओवरलैप फॉर्म हो रहे थे, यानी लोन पेयर। तो ये जो सैचुरेटेड भी कंपाउंड चाहिए, और यानी CH3 और OH, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मतलब इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो अल्कोहल जैसे कि मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब फॉर्म कर रहे हैं, इनके पास सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्डेड भी होता है और लोन पेयर भी फॉर्म किए हुए रहता है। वेवलेंथ 210 से 220, यानी ये यूवी विजुअल के अंडर में आ गया। और इनकी स्टेबिलिटी कम होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार से, और पाई टू पाई से ज़्यादा होती है। अब आते हैं हम लोग पाई टू पाई स्टार। अब पाई टू पाई हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था, डबल बॉन्ड्स वाले, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। और पाई टू पाई इलेक्ट्रॉन मेनली फोकस किया जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉन्जुगेटेड डाइंस, ऐसे फॉर्म जिसमें मतलब कि एक सिंगल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो। क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है जब इसको एनर्जी मिलती है, और उसके बाद फिर ये क्या करता है, ये शिफ्ट कर लेता है, यानी रेजोनेंस भी हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल में बेंजीन ले लो, तो गाइस इसमें जितना ज़्यादा ये डबल बॉन्ड आ रहा है ना बीच बीच में, इसके वजह से जो वेवलेंथ होता है ये ज़्यादा आता है। तो जितना ज़्यादा आएगा उतना बेटर होगा। तो 200 से 400 के बीच में अगर आ रहा है तो कलरलेस, और 400 से 800 के बीच में आ रहा है तो कलरफुल, जिसको देख सकते हैं। और लास्ट है एन पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि अनसैचुरेटेड, एक तो डबल बॉन्ड भी हो रहा है, ऊपर से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो हेट्रो एटम्स जनरली वो दिखाते हैं। एग्जाम्पल में एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब देखने को मिल जाएगा, और वेवलेंथ 280 अराउंड आता है। अब 2 मार्क्स में एक और क्वेश्चन था, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। क्रोमोफोर थोड़ा समझते हैं। ये जैसे कि जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कार्बोनिल हो गया, एसिड हो गया, एस्टर नाइट्रिल ग्रुप हो गया। तो मतलब हमारे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जैसे कि कोई भी कंपाउंड है, उस सैंपल के अंदर कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, उस कंपाउंड का कोई वो वाला पार्ट, ऐसा पार्ट जो लाइट को एब्जॉर्व कर रहा हो, वही होता है क्रोमोफोर। बस इतना ही समझना है आपको कि क्रोमोफोर क्या होता है, जो कंपाउंड है उसका वो वाला पार्ट जो है वो एब्जॉर्व कर रहा है। कौन सा पार्ट, जैसे कि कार्बोनिल पार्ट, नाइट्रिल ग्रुप जो है वो किसी एक कंपाउंड का वो एब्जॉर्व कर रहा है लाइट, ये होता है क्रोमोफोर। ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ऑक्सोक्रोम जो कि खुद अकेले काम नहीं कर पाते हैं, इनको चाहिए होता है ऑक्सोक्रोम को ये क्रोमोफोर्स। इन क्रोमोफोर्स के साथ ये अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद ही ये जो है वो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन की। जैसे कि OH, NH2, SH, अगर ऐसे कंपाउंड अगर अटैच है, अटैच हो गए तो क्या होगा, तो वो पूरा बदल देंगे। जो लैम्डा मैक्स जो हम देख रहे थे जितना आ रहा था उससे हाई कर देंगे ये, और लैम्डा भी बढ़ा देंगे, यानी इंटेंसिटी भी बढ़ा दिया और यहाँ पे वेवलेंथ भी बढ़ा दिया, दोनों ही। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्या होता है, ये भी 2 मार्क्स में मैंने पुटअप किया हुआ था। स्पेक्ट्रल शिफ्ट नॉर्मली क्या हो रहा है कि हमने हमारे पास एक कंपाउंड है, उसके बाद हमने उसमें देखा कि उसने जो किस इंटेंसिटी के लाइट को एब्जॉर्ब किए, कितना वेवलेंथ है, तो उसका लैम्डा मैक्स कुछ ये आया। उसने ये सब भी एब्जॉर्ब किया, बट उसका मेनली जो सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्ब किया था लाइट की इंटेंसिटी को, वो ये वाली है, और ये इसका लैम्डा मैक्स है। और तो गाइस यहाँ पे अगर हम देखें कि जो ये है ये टोटल जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट है, ये टोटल 4 होते हैं। एक तो हाइपर, बैथोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये 400 होते हैं। तो अगर इंटेंसिटी और बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, तो ये इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, और ये कब होता है ये समझना है। और यहाँ पे लैम्डा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी वेवलेंथ बढ़ रहा है, इसको बैथोक्रोमिक कहते हैं। ये कब हो रहा है वो समझो। बैथोक्रोमिक में हम देख रहे थे
कि जो है वो और आगे बढ़ रहा था, यानी लैम्डा, अच्छा बैथोक्रोमिक में लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा है। सो गाइस जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है इसके अंदर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, नॉट लैम्डा मैक्स। तो गाइस इसको काट लीजिएगा थोड़ा सा, मैं मेंशन कर दूंगा नोट्स में इसको काट करके। बैथोक्रोमिक में क्या हो रहा है, लैम्डा जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों होता है, OH NH2 ऐसे कुछ ग्रुप आकर के ऐड हो जाता है जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट यानी जो लैम्डा मैक्स की इंटेंसिटी है ना वो नीचे नीचे वाला जो आप देख रहे हो वो होता है हाइपोक्रोमिक। ये कब होता है, जब हमारे मॉलिक्यूल की जियोमेट्री जो होती है वो पूरी चेंज हो जाती है कोई भी हमने ग्रुप ऐड करने से। तीसरा अगर हम बात करें तो वो है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसमें लैम्डा मैक्स यानी सबसे ऊपर वाला था, ये चार में से जो ऊपर बढ़ रहा है ना उसको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इसमें इंटेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि हमारे जो ऑक्सोक्रोम आकर के SH OH ये सब कंपाउंड्स में आकर जुड़ चुके हैं, यानी क्रोमोफोर जो कंपाउंड है हमारा उसका क्रोमोफोर्स के साथ ये अटैच हो चुके हैं। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में बात करें तो इंटेंसिटी जो है वो घट रही थी लैम्डा मैक्स की। ये क्यों होता है, तो कॉन्जुकेशन की वजह से होता है, रिमूवल ऑफ कॉन्जुकेशन। कॉन्जुकेशन यानी जो डबल बॉन्ड ये थे ये हट गया, तो हमारे कंपाउंड का जब ये डबल बॉन्ड अगर हट गया तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो इसकी इंटेंसिटी जितना वो दिखा रहा था वो अब घट जाएगा। मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में कि जितना डबल बॉन्ड ज़्यादा रहेगा उतना लैम्डा मैक्स इंटेंसिटी सब बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि 10 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आपको इन चारों के बारे में लिखना है, रेडिएशन एनर्जी सोर्स, मोनोक्रोमेटर्स के बारे में, सैंपल होल्डर यानी क्यूवेट के बारे में, और डिटेक्टर्स के बारे में, जिससे आपका ये पूरा पोर्शन जो ऊपर वाला था वो कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। तो गाइस देख लेते हैं एक एक करके हम लोग। सबसे पहले रेडिएशन एनर्जी सोर्स। रेडिएशन एनर्जी सोर्स ये जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके अंदर जो हम लोग यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम जो सोर्स होता है यानी लाइट का जो सोर्स होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, एडुकेट उसका इंटेंसिटी होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। तो लाइट सोर्स के लिए हम लोग टंगस्टन लैम्प का यूज़ करते हैं, कार्बन आर्क लैम्प का यूज़ करते हैं, और भी है जिनॉन हो गया और D2 लैंप हो गया, इन सब का यूज़ करता है। टंगस्टन लैंप नॉर्मली बल्ब जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जो आप ये टंगस्टन देख रहे हो ना, ये जो ये फिलामेंट होता है और ये टंगस्टन का बना हुआ रहता है, इस वजह से इसको हम लोग टंगस्टन फिलामेंट कहते हैं। और ये जब हीट होता है ना तब लाइट प्रोड्यूस होता है, बस इतना ही समझो। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटेशन। और यहाँ पे कार्बन आर्क लैंप देख रहे हो, ये कुछ यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जब ये आपस में क्या होते हैं टच होते हैं ना, ये आपस में टच होंगे तब यहाँ पे जो है वो आपको लाइट देखने को मिलेगी। कौन सी लाइट, यूवी लाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे तो ड्यूटेरियम लैंप, जिसको हम लोग D2 और हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप भी बोलते हैं। तो गाइस अगर सॉरी ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन लैंप के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों ही अलग अलग है थोड़ा सा, बट काम दोनों का सेम है। इसमें क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो, ये नॉर्मली आप लाइट देख रहे हो, ये इसके अंदर जो फिलअप होता है वो हाइड्रोजन गैस होगा या फिर D2 गैस होगा, ड्यूटेरियम गैस। अब ये ड्यूटेरियम गैस या फिर हाइड्रोजन गैस जो होता है ना, ये बहुत हाई प्रेशर में स्टोर होते हैं इसके अंदर। अब क्या होता है, जब भी नीचे की साइड से ये देख रहे हो, यहाँ से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जब ये जाता है तो जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन गैस फिल है तो उसके साथ टक्कर होकर के यूवी रेडिएशन यानी लाइट दिखाते हैं एक्साइटेड फॉर्म होकर के, बिकॉज इनका मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन से टक्कर होता है और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये एक्साइटेड फॉर्म हो जाते हैं, इसी वजह से हमें वो लाइट दिखती है और वो यूवी रेडिएशन होता है। सेम ऐसे ही ड्यूटेरियम के मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन का जब आपस में टक्कर होता है तो ये जो है वो यूवी लाइट दिखाता है, यानी लाइट सोर्स का काम कर रहा है। जेनॉन आर्क लैम्प सेम, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जेनॉन गैस को भर फिल किए हुए रहते हैं बहुत हाई प्रेशर में। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, टंगस्टन के बने हुए रहते हैं दोनों के दोनों। जब हम लो वोल्टेज भी प्रोवाइड करवाते हैं तो ये आपस में टक्कर होकर के और यहाँ पे आपको लाइट प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये हो गया लाइट सोर्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं मोनोक्रोमेटर के बारे में। मोनोक्रोमेटर क्या होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है डिस्पर्स रेडिएशन अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। हमारे पास ये बहुत सारी लाइट है, अलग अलग लाइट है। तो मोनोक्रोमेटर का काम क्या है, एक सिंगल वेवलेंथ का प्रोवाइड करवाना लाइट।
तो गाइस ये होता है हमारा मोनोक्रोमेटर। जो मोनोक्रोमेटर होता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो एक एंट्रेंस स्लिट होना चाहिए, डिस्पर्सिंग एलिमेंट्स और एग्जिट स्लिट। डिस्पर्सिंग मीडियम में प्रिज्म हो सकता है, ग्रेटिंग हो सकता है, कुछ भी इन दोनों में से। तो गाइस मोनोक्रोमेटर दो तरह के हम यूज़ करते हैं, एक प्रिज्म और एक ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर। प्रिज्म वाले पे आते हैं सबसे पहले। प्रिज्म वाले का अगर हम बात करें तो इसके यहाँ पे आप देखोगे तो एक एंट्रेंस स्लिट होता है जहाँ से लाइट जो अलग अलग जो है वो बंचेस में पास हो रही है। पास होने के बाद सबसे पहले कलेक्टिंग लेंस के पास गई, इसके बाद यहाँ पर प्रिज्म में गया। प्रिज्म ने क्या किया कि सेपरेट कर दिया सारी लाइटें को। उसके बाद फोकसिंग लेंस ने क्या किया कि जो मेनली हमें चाहिए थी, जिस लैम्बडा की लाइट चाहिए थी एक पर्टिकुलर, उसी को एग्जिट स्लिट से निकाला। तो गाइस ये इसका काम हो गया। और सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने रिफ्रैक्टिव टाइप पढ़ा था, बिकॉज ये दो तरह का होता है ना प्रिज्म वाले, एक रिफ्रैक्टिव रिफ्लेक्टिव। तो रिफ्रैक्टिव हो गया। रिफ्लेक्टिव में क्या था कि प्रिज्म जो था ना, इसके पीछे हमने एक मिरर का सरफेस लगा दिया, बाकी सारा काम वैसे ही है जैसा था वैसे ही। अब मिरर का सरफेस से क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये इस एंट्रेंस वाला ये हो गया, ये एग्जिट स्लिट हो गया, और यहाँ पे मिरर सरफेस आ गया। बस बाकी काम सब कुछ सेम है, एक सिंगल लाइट को ही पास करवाया जा रहा है, यही मोनोक्रोमेटर है। अब यहाँ पे ग्रेटिन वाला मोनोक्रोमेटर जो सेकंड वाला है, इसमें भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे थोड़ा कम, मतलब कि एक साथ ही सब कुछ कर दिया गया है, ज़्यादा इधर उधर सामान वामान नहीं है, एक जगह पे एक डब्बे के अंदर ही सब कुछ हो चुका है। कि यहाँ पे एंट्रेंस स्लिट है, जब लाइट पास करेंगे यहाँ पे कॉलिमेटिंग मिरर से पास होगा, ग्रेटिंग के पास आएगा। ग्रेटिंग का काम है कि ये इस तरह से लाइट को पास करेगी, फोकसिंग मिरर के बाद से सिर्फ एग्जिट स्लिट के पास उसी पर्टिकुलर, ये सेपरेट कर देता है एक तरह से कि वो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है, इस कलर की चाहिए हमें, जैसे ग्रीन चाहिए तो ग्रीन वाली आएगी बाहर, रेड चाहिए तो रेड वाली, ब्लू तो ब्लू वाली, इस तरह से। क्यूवेट जो हमारा सैंपल जिसमें रहता है वो होता है क्यूवेट। ये क्वार्ट्ज या सिलिका का बना हुआ रहना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब मेन जो है वो डिटेक्टर्स के अंदर आपको कौन कौन से पढ़ने थे, आपको फोटोवोल्टेनिक सेल्स के बारे में पढ़ना है। तो गाइस फोटोवोल्टेनिक सेल्स के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपको कुछ इस तरह से दिखता है, और ये नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे एक गैल्वेनिक अटैच कर देते हैं ताकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर पाए, यानी वोल्टेज। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, एक सिल्वर, एक सेलेनियम, एक आयरन। आयरन जो होता है बेस होता है स्ट्रॉन्ग मैटर, और इसके ऊपर जो होता है सेलेनियम, और इसके ऊपर जो होता है थिन लेयर होता है सिल्वर का। तो गाइस ये इसका कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे ग्लास विंडो जहाँ से लाइट को पास करेंगे, यानी रेडिएशन को। जब रेडिएशन आता है यहाँ से, तो रेडिएशन फॉल होगा कहाँ पे, इनके ऊपर फॉल होगा। इनके ऊपर फॉल होने से जो सेलेनियम और सिल्वर है ना, इन दोनों के बीच में से इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होगा। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जनरेट हुआ, और ये जनरेट होने के बाद ये सिल्वर जो थे इसके सरफेस पे आ गए। अब जब ये सिल्वर के सरफेस, और यहाँ पे आप माइनस चार्ज देख रहे हो, अब क्या होगा, जैसे ही सिल्वर के पास आए और यहाँ पे ये दोनों अटैच होते हैं, और यहाँ पे गैल्वेनिक, तो हमें वोल्टेज वो दिख गया। तो क्या हुआ कि जब रेडिएशन फॉल हुआ सरफेस पे इनके, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जनरेट होते हैं सेलेनियम और सिल्वर के इंटरफेस से, जिसकी वजह से क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जो हुए एक्यूमुलेट हो गए सिल्वर के सरफेस पे, और इन्होंने इलेक्ट्रिकल डिफरेंस बताया किसके बीच, तो एक तो सिल्वर के सरफेस के बीच, और यहाँ पे बेस जो है वो ऑफ द सेल यानी आयरन के बीच। और ये हमें पता कैसे चला, वो गैल्वेनिक की वजह से, जो इन दोनों के साथ अटैच रहता है उसके साथ। तो गाइस इससे हमें ये पता चलता है कि जो रेडिएशन हमने डाली थी इसके अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। तो गाइस इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्या, एक तो रेडिएशन कितनी इंटेंसिटी है उस रेडिएशन की, हाउ मच आवर सैंपल, हमारा जो सैंपल है वो कितना एब्जॉर्व कर रहा है उस रेडिएशन को, ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो गाइस ये डिटेक्टर्स फर्स्ट था। दूसरा है फोटो ट्यूब। फोटो ट्यूब कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, मैं सिंपली आपको कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। आपको ये थोड़ा सी टाइप का ये जो दिख रहा है ना, डॉट 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 डॉट, ये आपका हो गया कैथोड। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके जस्ट अटैच नहीं होता, थोड़ी सी दूरी पे होता है, ये हो गया एनोड।
और गाइस ये इस नीचे के साइड में ना यहाँ पे प्लास्टिक से कवरेज होता है, और यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब यहाँ से अटैचमेंट होता है, ये पूरा होता है। और नीचे की साइड में आप देख रहे हो ये प्लस माइनस का चार्ज, एनोड के लिए प्लस और यहाँ पे कैथोड के लिए माइनस, माइनस प्लस आप देख लीजिएगा। और इसके यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हमने अटैच कर दिया है। तो गाइस ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो कैथोड आप देख रहे हो ना, इस कैथोड के साथ ही यहाँ पे फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो होता है वो अटैच होता है। ये किस चीज़ के होते हैं, ये एल्काइल हैलाइड के बने, एल्काइल मेटल के बने हुए रहते हैं। और एल्काइल मेटल के अगर आप वैलेंसी सेल में देखोगे तो लास्ट वैलेंस में इसके एक इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या होता है, जब लाइट पास की जाती है, जब ये लाइट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अच्छे से आपको समझ आएगा, जब लाइट रेडिएशन आता है यानी ईएमआर, तो ये कैथोड के पीछे की साइड यानी जो फोटो सेंसिटिव है, जो एल्काइल हैलाइड है, वहाँ पे अटैच, उनसे टक्कर हुआ। टक्कर होने से जो इनका लास्ट वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन था ना, वो निकल आया। इसके बाद ये गया, ये अटैच हुआ किससे, यहाँ पे हमारे एनोड से, यहाँ पे एनोड था ना, हाँ, एनोड से अटैच हुआ। और इससे जब हुआ तो हमें पता चला थ्रू गैल्वेनोमीटर कि इतनी जो है वो करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जितना ज़्यादा रेडिएशन होगा वहाँ से इतना ही इलेक्ट्रॉन आने निकलने लगेंगे। तो इससे हमें रेडिएशन का फिर से अगेन पता चल गया। यानी यही मैंने सब कुछ लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस थ्रू द सर्किट, इसी सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। और जो अमाउंट होता है करंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हमें इंटेंसिटी पता चल गई लाइट की। अब तीसरा जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है वो है फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। ये अकेला 7 मार्क्स में भी आ सकता है। तो गैस ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये कुछ इस तरह से प्लास्टिक टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हो गया। और यहाँ से ओपनिंग होता है, जो लाइट आती है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे लो इंटेंसिटी लाइट का लिए भी बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। नाम से आपको ये समझना है, फोटो मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई कर रहा है ये फोटोन्स को एक तरह से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे एक होता है सिंटिलेटर होता है। सिंटिलेटर ये वाला जो है वो, यहाँ पे इसका काम है कि भाई अलग इतने सारी लाइट आ रही है, जो लो इंटेंसिटी की लाइट है उसको खींच लो और कहाँ भेज दो, यहाँ पे फोटो सेंसिटिव यानी फोटो कैथोड के पास। नो कैथोड भी बोल लो आप इसको, फोटो कैथोड भी बोल लो, दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके डायनोड। ये डायनोड है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सिंपल से ये वाले। और ये लाइट का मैंने शो किया हुआ है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। तो जो हमारा फोटो मल्टीप्लायर है, ये इसमें एक सेंटीलेटर होता है। सेंटीलेटर का काम है कि जो कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन है उसको भाई भेज दो आगे की तरफ कैथोड के पास। और कैथोड के सरफेस पे होता है हमारे फोटो सेंसिटिव मटेरियल, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एल्काइल मेटल, जिनके वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन रहता है लास्ट सेल में। उसके अलावा डायनोड्स ये सब देख रहा हो, सबसे लास्ट में एनोड प्रेजेंट होता है। और ये पूरी असेंबली एक प्लेस्ड होती है प्लास्टिक बॉक्स में। अब इसका काम क्या होता है, जब भी यहाँ से लाइट आती है तो जो लो वेवलेंथ रेडिएशन है वो ये सेंटीलेटर आगे भेज देता है फोटो कैथोड के पास। जैसे ही फोटो कैथोड के पास जाती है वो लाइट, टक्कर होती है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला। एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पे जो था ये डायनोड है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो डायनोड आप देख रहे हो, ये डायनोड है, DYNODE। तो ये एक इससे टक्कर हुआ तो यहाँ से 8 से 9 जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, 8 से 9 इलेक्ट्रॉन। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन जब इससे फिर से अटैच हुआ, टक्कर हुआ ना इस वाले डायनोड से, तो क्या करता है कि डायनोड का काम है कि भाई एक भी इलेक्ट्रॉन अगर इससे टक्कर हुआ तो ये अपने से 8-9 निकाल देगा। फिर ये वाला जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का 8-9, यानी ये जो 8-9 भेज रहा है उसके फिर एक एक करके 8-9 ये भेजने लगेगा, यानी सॉरी, तो ये क्या कर रहा है, ये दोबारा से 8-9 ये भी भेजने लग रहा है। फिर ये 8-9 का बहुत सारे, मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं गाइस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और जब बहुत सारे मल्टीप्लाई, मतलब कि इसको तो काउंट भी नहीं कर सकते, इतना सारा मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर जब ये एनोड के पास जाते हैं
तो एनोड से और यहाँ पे कैथोड से जो गैल्वेनोमीटर जो अटैचमेंट होता है उससे हमें पता चलता है कि कितना जो है वो करंट प्रोड्यूस हुआ है। बस यही आपको समझना था, इतना कुछ। और इसका यूज़ किया जाता है लो रेडिएशन के लिए भी, कम रेडिएशन हो उसमें भी इसका यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन यह है कि डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़ में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही में इसका यूज़ होता है। तो गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यूज़ किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी, जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उनके डिटर्मिनेशन के लिए। इसके अलावा क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एब्जॉर्ब करते हैं यूवी रेडिएशंस को। इसके अलावा आइडेंटिफाई करने के लिए और कंपेयरिंग करने के लिए जो एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम है और स्पेक्ट्रा है कंपाउंड का, उसको कंपैरिजन के लिए। तो गाइस ये कुछ एप्लीकेशन है, इसके अलावा भी और भी एप्लीकेशन है, और गाइस मैं आपको और भी नोट्स में मेंशन कर दूंगा जो जो यहाँ पे पॉइंट्स नहीं है। तो गाइस अभी इतना ही इस पीपीटी में पीडीएफ में नोट्स है। सो गाइस यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने कौन कौन कितना पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया। तो हमने जो ऊपर वाला जनरली पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था ये हमने पूरा कंप्लीट अच्छे से कर लिया। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ लिया आपका ये वाला पोर्शन हो गया। अब जो दो एक तो इंस्ट्रूमेंटेशन बच गया और एक फैक्टर्स अफेक्टिंग बच गया। मतलब दो बड़े बड़े थोड़े टॉपिक्स, एक तो ये बड़ा वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और क्वेंचिंग फ्लोरेसेंस फ्लोरीमेट्री के 2 मार्क्स के लिए भी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो गाइस आपको जल्दी से जल्दी कल परसों तक नोट्स आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जुड़ जाओ।